Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 2 के लिए आप लोगों की सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। देखिए जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एग्जाम तक ऐसे ही आप लोगों की ये सीरीज चलती रहेगी। इसके अलावा देखिए पेपर 1 की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके अलावा देखिए काफ़ी सारी सीरीज़ हैं जो मैं आप लोगों को अभी तक करा भी चुकी हूँ, तो ये सीरीज़ भी ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल होंगी आप लोगों के एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। देखिए कौन सी स्टेज में साइंटिफिक होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। देखिए चारों ही जो क्रम है बिल्कुल क्रम में लगी हुई चीज़ें हैं। ये चारों स्टेजेस किसने दी हैं, जीन पियाजे ने दी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, तो देखिए बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिए वस्तु स्थायित्व मतलब छिपी हुई वस्तुओं को बच्चा ढूंढने लग जाता है। तो देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, तो वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। इसके अलावा देखिए जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देखिए ये भी इसी स्टेज में डेवलप हो जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में। इसके अलावा देखिए बच्चा क्या करता है, अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है, इमिटेशन। ठीक है, ये भी कौन से स्टेज में होता है, ये भी सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सेकंड स्टेज जो इनकी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है इसमें बच्चे के अंदर कौन सी, तो देखिए जीववादी सोच। देखिए एनिमिज्म थिंकिंग जो होती है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनिमिज्म ये जो डेवलप होता है ये बच्चे का कौन से स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कि बच्चा क्या करता है कि निर्जीव वस्तुएं हैं, मान लीजिए चेयर से उसको चोट लग गई है, चेयर को अगर हम मारते हैं तो वो क्या करता है, सोचता है कि इसके अंदर भी जान है, इसको भी चोट लग सकती है। ठीक है, एनिमिज्म थिंकिंग जो है वो कौन से स्टेज में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 6 वर्ष की होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें कौन सी चीज़ आती है, ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा। ठीक है, क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं किस में होती हैं, ये होती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आती है कंक्रीट ऑपरेशनल। तो देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बार बार बताया है CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। ठीक है, ये कौन से स्टेज में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। इसके अलावा देखिए बच्चा लॉजिक करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो मूर्त, देखिए जो मूर्त थिंकिंग है, कंक्रीट थिंकिंग है, वो कौन से स्टेज में होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ठीक है, बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें किस में होती हैं, ये होती हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब देखिए यहाँ पर बात हुई है साइंटिफिक थिंकिंग की, तो साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो कौन से स्टेज में डेवलप होती है, वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले तो होता है देखिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसके अलावा देखिए जो एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है वो है डिडक्टिव थिंकिंग का, कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है, देखिए जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो कौन से स्टेज में होती है, डिडक्टिव रीजनिंग, तो वो भी देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। इसके अलावा देखिए एक और पूछा जाता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग ये भी कौन से स्टेज में होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं, यह कथन किसकी ओर इंगित करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर भेदभाव हो रहा है कि लड़कों को बोल रहे हैं कि वो सिर्फ गणित में ही अच्छे होते हैं और लड़कियां जो हैं वो केवल नृत्य ही अच्छा कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ पर दिख रहा है, जेंडर रूढ़िवत्ता। ठीक है, ना तो यहाँ पर देखिए इक्वालिटी शो हो रही है, ना ही इक्विटी, ना ही पैरिटी, तीनों ही यहाँ पर क्या है, गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या चीज़ है जो अध्यापक को नहीं करनी चाहिए, विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है, अगर हम किसी चीज़ को डिफरेंट टाइप से प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या हो जाती है, बेनिफिशियल होती है।
विद्यार्थियों में अधिगम और स्वयं नियमन कौशल विकसित करने चाहिए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भ के आधार पर देखिए नामीकरण, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, नामीकरण लेबलिंग करना, वर्गीकरण बच्चों का करना, ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है और नेगेटिव यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे, देखिए ADHD जिनके अंदर विकार होता है, इन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए जो ADHD से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके लिए क्या करेंगे, एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देने चाहिए। देखिए बच्चा क्या होता है यहाँ पर कि आप एक ही समय पर मल्टीपल टास्क बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन बच्चे के अंदर क्या है, अटेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना, ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिनमें लंबी अवधि वाला ध्यान की ज़रूरत है। देखिए बच्चा अटेंशन ही नहीं कर पा रहा है और आप उसको लंबी अवधि वाला वर्क करने के लिए दे रहे हैं, तो ये भी क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा। ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो। देखिए जहाँ पर भी पैसिव की बात होती है ये क्या होता है, ये भी पेडागोजी में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट गलत हैं, किसको छोड़ करके देखिए जो यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि परिवेश में जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, वो क्या हो जाएगा ADHD वाले बच्चों के लिए बिल्कुल आवश्यक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिन बच्चों के अंदर क्या होता है, विकार होता है अटेंशन का, तो वो क्या करते हैं, इनके अंदर देखिए ये ज़्यादा टाइम के लिए अटेंशन नहीं दे पाते, किसी भी टाइम किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि लंबी अवधि वाले कार्य इनको दें, तो देखिए ये तो नेगेटिव ही है यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। सहपाठियों के साथ इनका क्या हो, पीयर्स के साथ टास्क हो, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि निष्क्रिय रूप से सुने सिर्फ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लंबे टाइम तक की चीज़ों को नहीं सुन पाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देने चाहिए, तो देखिए मल्टीपल टास्क आप किसी को भी दोगे तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर बच्चे के अंदर अटेंशन की ही प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप उसको मल्टीपल टास्क देंगे तो वो भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। एक समय पर एक ही चीज़ पर ये ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट गलत हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्य को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तर्कता के किस स्तर पर है। तो देखिए जब वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है विद्यालय के संविधान के अनुसार, तो देखिए यहाँ पर वो कौन से स्टेज में होगा, प्री कन्वेंशनल में होगा, कन्वेंशनल में होगा, पोस्ट कन्वेंशनल में होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट कन्वेंशनल में होगा। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट तो कोई स्टेज होती ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब इन तीनों में से कौन से स्टेज में यहाँ पर आर्यन होगा, तो देखिए अगर हम पहले स्टेज की बात करें प्री कन्वेंशनल की, तो देखिए यहाँ पर 2 ही इसके स्टेज हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो देखिए फर्स्ट तो आती है जब बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए करता है, आज्ञाकारिता के लिए काम करता है, ठीक है। जब बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए कार्य करता है तो वो आता है प्री कन्वेंशनल के अंदर। इसके अलावा जो इसका सेकंड स्टेज होती है, देखिए लेवल 1 है ना, इसकी फर्स्ट स्टेज में पनिशमेंट आता है और दूसरे जो स्टेज है उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है देखिए टिट फॉर टैट की कंडीशन। जब बच्चा क्या करता है, पुरस्कार के लिए कोई कार्य करे या फिर आज्ञा पालन की अवस्था के लिए कोई कार्य करे, आदान प्रदान की अवस्था के लिए कोई कार्य करे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेज आ जाती है, तो यहाँ पर आती है आप लोगों की, ये कौन से स्टेज में आ जाएगा, टिट फॉर टैट की कंडीशन, ये आती है प्री कन्वेंशनल में। अब देखिए जो सेकंड है कन्वेंशनल, इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर स्टेज आती है वो होती है अच्छे व्यक्तिगत संबंध बनाना, ठीक है, गुड बॉय या फिर गुड गर्ल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे संबंध बनाने के लिए तो यहाँ पर ये कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि किस चीज़ के लिए कर रहा है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सी स्टेज सही हो जाएगी, तो वो है कन्वेंशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन ए दिया गया है, अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग डिस्कशन को, समूह कार्य को, चर्चाओं को विद्यार्थियों के लिए यूज़ करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क दिया गया है, अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। देखिए स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि देखिए जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है वो इस्तेमाल होता है
अधिगम में, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि इससे अधिगम स्वतंत्र है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर ए ही सही है, लेकिन आर क्या है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मेधावी विद्यार्थी विशेषकर नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं, अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अधिक समय लगाते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं, संबंधों को नहीं खोज पाते, देखिए ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। कौन सा सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, हैव हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखिए इनके अंदर जो गिफ्टेडनेस बच्चे होते हैं, इनके अंदर उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सामाजिक रचनावादी परिवेश किस और किसके द्वारा परिलक्षित होता है? बैठने की स्थिर व्याख्या, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियां, विद्यार्थी केंद्रित, या फिर सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। तो देखिए सबसे पहले आप इनको देखिए, उसके बाद इनके आगे के देखना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए इनमें से जो नेगेटिव हो उनको आप लोगों को हटा देना है। अब देखिए यहाँ पर अध्यापक केंद्रित भी नहीं होता, बैठने में फिक्सनेस, देखिए ये भी यहाँ पर क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इररिलेवेंट करिकुलम, देखिए अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को आगे का देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से आप लोगों को आंसर मिल गया। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 कि जो परिवेश है वो कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ होनी चाहिए और ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है, सरल से जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, विश्व से सामान्य की ओर बढ़ता है, या फिर बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो सिफेलोकॉर्डल होता है वो क्या होता है, हेड टू टो विकास होता है। ठीक है, सिर से पाँव। और जो दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो होता है सेंटर टू एक्सट्रीम। ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आशिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आशिमा बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। तो देखिए कौन सी रखती है। अब देखिए यहाँ पर प्रकृतिवादी है, प्रकृतिवादी की तो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ना ही संगीत की बात है। ठीक है, और ना ही तार्किक गणितीय बुद्धि की है, बल्कि कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो है अंतर व्यक्तिक। जब वो दूसरों की मनोदशा को, उनकी अभिप्रेरणा को समझ पा रही है, तो वहाँ पर कौन सी बुद्धि हो जाएगी, वहाँ पर हो जाएगी इंटरपर्सनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता के बारे में सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? भवन तक पहुँचने को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट, बैठने की व्यवस्था में जल्दी जल्दी बदलाव, भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं आयोजित करना, या फिर ऐसी गतिविधियों को अभिकल्पित करना जिनमें जल्दी जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता हो। तो देखिए यहाँ पर जब हम ऐसी, देखिए यहाँ पर बच्चे के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो इनके सफल समावेशन के लिए देखिए बैठने की व्यवस्था में जल्दी जल्दी बदलाव, ये भी देखिए बिल्कुल गलत है। भवन की ऊपरी मंजिल, देखिए बच्चे को विकलांगता है और आप बच्चे को ऊपरी मंजिल पर लेकर जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जल्दी जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता है, देखिए ये भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए भवन तक पहुँच को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट का इस्तेमाल, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए ऐसा करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। कंठस्थ करने के लिए, देखिए कंठस्थ बच्चों को नहीं कराना है, रट्टाफिकेशन, केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान को, देखिए केवल जहाँ पर होता है ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके अलावा देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो दिया गया है, डिस्करेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को, देखिए स्टूडेंट्स को हतोत्साहित निरुत्साहित नहीं करना है, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? देखिए 523 को 62 से गुणा करो, हरियाणा कब तक स्वतंत्र राज्य बना, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है,
आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। देखिए जब आप क्वेश्चन करते हैं कि इस काम को आप कैसे करोगे, तो ये क्या होते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप गुणा कर देंगे, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर स्वतंत्र राज्य कब बना, देखिए वन वर्ड आंसर है, आप बता देंगे। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो देखिए ये भी क्या है, वन वर्ड। यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियां संदर्भानुसार हों और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हों, विद्यार्थियों के जीवन से अप्रासंगिक हो। देखिए इरिलेवेंट हो, तो देखिए इरिलेवेंट तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए डू नॉट इवोक, देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान को जागृत ना करती हूँ, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हों, तो देखिए ये भी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है। किस चीज़ के लिए, देखिए यहाँ पर सामाजिक संप्रेषण के लिए। स्वलीनता, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य या फिर गतिशीलता बाध्यता। देखिए ना तो यहाँ पर लोकोमोटर की बात हो रही है, ठीक है। डिस्ग्राफिया, देखिए ग्राफ जब आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिस्कैलकुलिया, जब बच्चे को कैलकुलेशन में मतलब मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। बचता क्या है, देखिए यहाँ पर ऑटिज्म, तो स्वलीनता ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जब बच्चा समाज में देखिए कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, उसकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती हैं, वीक होती हैं सामाजिक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, देखिए विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा स्वयं आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी को बिना समझ के श्यामपट्ट से विषय वस्तु को देखिए नकल नहीं करवानी है आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उस तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिर्फ उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूल ही, तो देखिए ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। कंठस्थ बच्चों को नहीं कराना, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा पॉइंट सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। कुंठा, चिंता, आनंद या फिर कृतज्ञता। तो देखिए कुंठा कब होती है, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा जो मिलान है वो क्या है, सही मिलान है, ठीक है। नेक्स्ट है चिंता, जब सफलता अपेक्षित होती है। नेक्स्ट है जब सफलता नहीं मिलती है। कृतज्ञता, देखिए ग्रेटिट्यूड कब आता है, व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर, जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो मिलान है वो सही हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर मिलान बिल्कुल सही है। कुंठा कब आती है, फ्रस्ट्रेशन बच्चे के अंदर कब आती है, जब बच्चा गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थी का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है, तब बच्चे के अंदर क्या आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है। तो देखिए पहला जो मिलान है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, अवमानित करने के अनुभव, संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, तो देखिए विद्यार्थी में पारस्परिकता का बोध, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन परीक्षा आधारित हो या फिर अवमानित करने के अनुभव हो, ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करती है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाले विद्यार्थी। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। समावेशी शिक्षा इन सारे विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है। कार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रिया सामुच्चय या फिर खोजबीन का प्रयोग। तो देखिए जहाँ पर भी खोज की बात होती है वो पॉइंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए स्थिरता जहाँ पर भी आएगी, अभिसारी सोच की यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। प्रतिक्रिया सामुच्चय ये भी यहाँ पर नहीं यूज होगा। कौन सा सही है, तो वो है खोजबीन अन्वेषण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के
लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट सही है, मास्टरी ओरिएंटेड, ठीक है, या फिर मास्टरी ओरिएंटेड अवॉइडेंस फोकस्ड, या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अवॉइडेंस फोकस। देखिए सिर्फ परफॉर्मेंस पे आप लोग फोकस करें तो ये तो देखिए बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेड लेकिन अवॉइडेंस, देखिए ये भी क्या है यहाँ पर गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए, त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए, सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए, या फिर नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंक काट लेना ये भी कोई यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। नकारात्मक पुनर्वलन, बच्चे को आप बार बार नकारात्मक पुनर्वलन देंगे ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। कौन सा पॉइंट सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो किस और किस को समुन्नत करे। देखिए किस चीज़ को प्रमोट करे, तो देखिए ज्ञान के पुनरुत्थान, मात्र पुनरुत्थान को मतलब आप बार बार रट्टाफिकेशन बच्चे को करा रहे हैं वो क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। जानकारी के केवल प्रत्यास्मरण को, मेमोराइजेशन को, ये भी क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। विमर्श चिंतन, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा डिस्कशन भी क्या होता है, यूजफुल होता है। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है और द्वितीयक संस्था है। देखिए प्राथमिक संस्था कौन सी होती है, तो हमारा जो परिवार होता है वो क्या होता है, प्राइमरी संस्था होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर परिवार की तो बात कहाँ पर हुई है, देखिए सेकंड पॉइंट में, तो देखिए ये तो यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कानून और न्यूज़पेपर, देखिए ये भी क्या होते हैं यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब देखिए जो यहाँ पर जो थोड़ा सा सही आंसर मिलेगा, देखिए है तो इनमें से प्राथमिक संस्था कोई नहीं, लेकिन जो सही आंसर है जो आसपास में बिलोंग करता है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 एकदम नज़दीकी आस पड़ोस, और जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंचार माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है, व्याख्यात्मक शिक्षण की, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन की, निष्क्रिय अनुकरण की, या फिर समर्थित अधिगम की। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ना तो वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बात करते हैं, ना ही पैसिव इमिटेशन की बात करते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ की बात करते हैं, तो वो करते हैं समर्थित अधिगम असिस्टेड लर्निंग की, ठीक है। ना ही यहाँ पर व्याख्यात्मक शिक्षण की बात ये करते हैं। कौन सा पॉइंट सही होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण, देखिए फाइन स्किल मोटर। तो देखिए जो 2 तरीके की स्किल होती हैं, एक तो ग्रॉस होती है, ठीक है, एक होती है फाइन। ग्रॉस में क्या आ जाती है, जैसे हमारा चलना फिरना दौड़ना, ठीक है, रनिंग जो होती है, रनिंग हो गया, ठीक है, स्विमिंग हो गया, किक करना फुटबॉल को, ये क्या होती हैं, ग्रॉस होती हैं। फाइन में क्या आता है, जैसे हम धागे को पिरोते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो फाइन मोटर स्किल हो जाती है, जहाँ पर अपनी फिंगर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय तो गलत होता है, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागिता मानती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है, जैविकीय परिपक्वता को, अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार और दंड, या फिर निजी बाग। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो देखिए ना तो यहाँ पर बात हो रही है अध्यापक का व्यक्तित्व की, ना ही पुरस्कार और दंड, ना ही निजी बाग। देखिए प्राइवेट स्पीच जो है वो किसने दी है, तो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए ये तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है जैविकीय परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावी तरीका कौन सा है।
प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, गलत उत्तर के लिए दंड देना, आंशिक रूप से हल या फिर समाधान प्रस्तुत करना, या फिर अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। देखिए जब हम बच्चों को हिंट देते हैं, ठीक है, बच्चे को हम हिंट देते हैं तो वो क्या होता है, वो मदद करता है, ठीक है, एक प्रभावशाली तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से समाधान प्रस्तुत करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। देखिए कौन सा है जो नहीं है, मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन। देखिए जहाँ पर बात होती है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पूछा है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। रचनात्मक आंसर जो असेसमेंट होता है देखिए यूज़फुल होता है, पीयर असेसमेंट भी यूज़फुल है, सेल्फ असेसमेंट भी यूज़फुल है, कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हों। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।